आफ्टर सन एक ऐसी मूवी है जिसमें कुछ ना होके भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ये आपको इतनी सारी चीज़ें इतने सटल तरीके से फील करवाती है और एक जो बाप बेटी का एक जो बॉन्डिंग होती है, एक जो उनकी टेंडर रिलेशनशिप होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो फील करवाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं करूँगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है आफ्टर सन। आफ्टर सन एक कमिंग ऑफ एज स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा मूवी है जिसे शार्लोट वेल्स ने डायरेक्ट किया है। मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी है सोफी के बारे में, जो अपने डैड के साथ उनके 31st बर्थडे पे जो उन्होंने एक वैकेशन स्पेंड किया था उसको वो याद कर रही है। सोफी और उनके डैड ने ये वैकेशन कैसे स्पेंड किया, उन्होंने क्या क्या किया और जो कई सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें इनकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पता चलती है और कई सारी जो रेवलेशन है वो इस वैकेशन के बीच होता है। और जो सेंट्रल थीम है वो इनकी एक बाप बेटी की जो रिलेशनशिप है उसी के ऊपर है। अगर नेगेटिव चीज़ की बात करें तो ये मूवी एक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप मूवी है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है सोफी, वो अपने पास्ट का जो एक नॉस्टैल्जिया है, पास्ट के जो इंसिडेंट्स है, स्पेसिफिकली अपने डैड के साथ जो वैकेशन उसने स्पेंड किया था उसको याद कर रही है। इस चीज़ को अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर की तरह से देखेंगे तो ये मूवी का आपको काफ़ी बोरिंग लगेगी, क्योंकि नॉर्मल मूवी की तरह ये मूवी काफ़ी फास्ट नहीं है, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है। जो टाइम है वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि काफ़ी धीरे धीरे स्पेंड होता है इसमें। लिटरली ये जो मूवी है वो एक वैकेशन की जो स्टोरी लाइन है उसी के ऊपर बेस्ड है। इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ व्यूअर्स के लिए ये मूवी थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है। जैसे यूजुअली मूवी में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है, बट इसमें तो सोफी और उसके डैड कैलम के बीच की जो रिलेशनशिप है वो ही हीरो है और वो ही विलन है। कहानी फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड में घूमती है, बट ये मोस्ट ऑफ मूवी में वर्क नहीं करता। एक कहानी है वो नेचुरल फ्लो में जा रही होती है और तभी फ्लैश फॉरवर्ड के सीन आ जाते हैं, क्लब का सीन आ जाता है, कुछ मोमेंट पे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इवन टेक्निकली बात करें तो एक सीन है जो डिस्को में फिल्माया गया है जिसमें जो लाइट होती है वो ऑन ऑफ होती रहती है, जिसमें जो व्यूअर है वो ढंग से चीज़ें देख नहीं पाता। डायरेक्टर जो चीज़ कहना चाहता है वो समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो वो ठीक से देखनी पड़ेगी। तो ये स्पेसिफिकली जो डिस्को वाले सीन थे उसका कोई सेंस नहीं बनता था, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। इवन जो लास्ट में एक दो सीन है फ्लैश फॉरवर्ड के, उनको थोड़ा सा लंबा किया होता तो शायद हमें इस मूवी की जो स्टोरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजर मिलता। यूँ तो मूवी की जो स्टोरी है, यूँ तो मूवी की जो मेन स्टोरी है वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है, बट बीच बीच में कुछ मोमेंट है जो स्टोरी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है और एक लेयर ऐड करते हैं मूवी में, बट इसका जो मीनिंग है वो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मोमेंट रियल है या इमेजिनेशन है वो फिगर आउट करना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो आफ्टर सन की सेंट्रल थीम है सोफी और उनके डैड के बीच की जो रिलेशनशिप है वो जो काफ़ी अच्छे से इस मूवी में फ्लैश्ड आउट होती है। इन दोनों की जो बॉन्डिंग है कि एक आइडियलिस्टिक फादर को कैसा होना चाहिए, जो काफ़ी हार्टफेल फील होती है। इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी टेंडर है, काफ़ी स्वीट है और आपको अपने पेरेंट्स की याद दिला देगी। जो एक्टर्स हैं जो फादर एंड डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं वो सच में एक बाप बेटी की तरह नज़र आते हैं, जिससे जो एक मूवी की जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है। पर जैसे जैसे आप सोफी और उनके डैड के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, दोनों की लाइफ को एनालाइज करते हैं, वैसे आपको पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं जितनी शाइनी दिखती हैं उतनी है नहीं। इवन कैलम को पैसों की तंगी है और सोफी ये चीज़ जानती है, समझती है, जिसकी वजह से वो कुछ डिसीजन नहीं लेती है। इसके साथ साथ जो कैलम हैं उनके खुद के स्ट्रगल हैं जो इस मूवी में काफ़ी ब्यूटीफुली फ्लैश्ड आउट होते हैं। जो सोफी का कैरेक्टर है वो अपने वैकेशन के जो ये जो वक्त है उसको एज ए नॉस्टैल्जिया याद करती है, तो एक तरह से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव है। भले ही जो कैलम है उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, बट जो कैरेक्टर है उसकी नाइविटी और उसकी जो इनोसेंस है, इसकी वजह से ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो काफ़ी सारा पॉजिटिव वे में ढल जाता है, ये काफ़ी सेंस बनाता है।
एक्टिंग की बात करें तो फ्रैंकी कोरियो एज सोफी अपने परफॉर्मेंस में एक नेचुरल इनोसेंस और नाइविटी लाती है जो काफ़ी रियल लगता है। और उनकी जो जर्नी है इस मूवी में कि वो कैसे बड़ी हो रही है, कैसे कई सारी नई चीज़ सीख रही है, इससे जो एक कमिंग ऑफ एज टाइप मूवी की जो फीलिंग होती है वो इन मोमेंट्स की वजह से आती है। पॉल मैस्कल एज कैलम जैसे डैड ऑफ द ईयर फील होते हैं इस मूवी में। उनका रोल एज दिस हैप्पी गो लकी पर्सन काफ़ी अच्छी तरह वो इस रोल को निभाते हैं। अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करते हैं और पर जैसे जैसे आप उनके नज़दीक आते हैं वैसे कैलम की जो स्ट्रगल है वो आपको पता चलती है, उनकी जो सैडनेस है वो अनरावल होती है। ये जो उनके जो स्ट्रगल वाले जो मोमेंट थे वो मूवी के बेस्ट मोमेंट थे और शायद आपको इनकी जो स्ट्रगल है वो देख के आपको थोड़ा सा इमोशनल भी फील होगा क्योंकि इनकी जो इमोशनल परफॉर्मेंस है वो इतनी स्ट्रांग है। एंड आई डोंट थिंक कि किसी भी एक्टर को मैंने पॉल मैस्कल की तरह रोते देखा है। और ये जो सोफी और कैलम का जो कॉम्बो है वो मूवी की जान है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, एक जो चाइल्डहुड दिखाता है तो एक ग्रोन अप की स्ट्रगल दिखाता है जो काफ़ी पोएटिक है। यूजुअली किसी भी स्टोरी में कोई सिटी या ऑब्जेक्ट एक कैरेक्टर की तरह काम करता है, बट इस मूवी में जो ग्रेगरी ओक की जो सिनेमेटोग्राफी है उसकी वजह से ये जो समर है वो आपको एक कैरेक्टर की तरह फील होता है। इसमें समर वैकेशन दिखाया गया है जो काफ़ी ऑथेंटिक फील होता है। ये जो सिनेमेटोग्राफी है उसमें उस टाइप के विजुअल दिखाए हैं कि आपको लिटरली आपको ऐसा लगता है कि अभी समर का माहौल है। इसके साथ साथ ऑलिवर कोर्ट्स का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो 4 चांद लगा देता है। लास्ट में तो यही कहना चाहूँगा कि यू विल फील इंस्टेंटली हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। अगर आपने इससे पहले कोई भी स्लो पेस्ड मूवी नहीं देखी, स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप मूवी नहीं देखी, तो आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। बट अगर जैसे ही आप इस मूवी को एक चांस देते हैं वैसे ही ये मूवी आपको काफ़ी सरप्राइज कर देगी। सो फाइनली आई विल गिव दिस मूवी 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5।